हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं के गणित में हम आज करने वाले हैं सदिशों का गुणनफल। इसके पिछले वीडियो में हमने सदिश क्या है, उसके परिमाण और उसकी दिशा क्या होती है, उसको जोड़ना कैसे किया जाता है, उसके समांतर सदिश कैसे निकाला जाता है, वो सब हमने पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे कि सदिश का गुणनफल किस प्रकार की किया जाता है। तो आज हम करने वाले हैं नवबोध का अध्याय 10B, जिसमें पढ़ रहे हैं दो सदिशों का गुणनफल। तो गुणनफल के दो फॉर्म होते हैं बच्चों, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। आज हम देखने वाले हैं कि अदिश गुणनफल क्या है और उसको कैसे किया जाता है। यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, 0 से ए डायरेक्शन में ए वेक्टर और 0 से बी डायरेक्शन में बी वेक्टर हैं, और उनके बीच में थीटा कोण हो। थीटा कोण का मान यदि 0 से 180 के बीच में रहता है, उस कंडीशन में दोनों का अदिश गुणनफल, जिसको हम ए डॉट बी से पढ़ा जाता है, वो दोनों के मापांक और कॉस थीटा के बराबर होता है। चूँकि यह गुणनफल अदिश है, इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं आता है आंसर में, इसलिए अदिश गुणनफल भी कहा जाता है। इसे डॉट गुणनफल भी या बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। तो पहला फॉर्मूला आज आप पढ़ रहे हैं, ए डॉट बी बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। अब इसके अलग अलग क्या क्या कंडीशन होंगे वो देखते हैं। तो दोनों अदिश गुणनफल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसको नोट कर लीजिए आप। पहला कि ए डॉट बी वेक्टर धनात्मक, यदि इसका आंसर कब धनात्मक आएगा, जब दोनों के बीच का कोण न्यून कोण हो। तो ए डॉट बी, ये सब खालिस्तान के प्रश्न या वस्तुनिष्ठ के प्रश्न हैं बच्चों। ए डॉट बी का मान ऋणात्मक आ रहा है, यानी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि थीटा का जो कोण है दोनों के बीच का, वो अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा होगा। दूसरा, ए डॉट बी का मान यदि आपका 0 आ रहा है, तो तीन कंडीशन है अपने पास। फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, यानी ए पी और कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ए का मान 0 है, या फिर बी का मान 0 है, या फिर थीटा का मान 90 है, इन तीनों कंडीशन में से ए डॉट बी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जब दोनों में से कोई एक सदिश शून्य सदिश है, तो ए डॉट बी का मान 0 होता है। परंतु जब ए वेक्टर भी 0 शून्य सदिश ना हो, बी भी शून्य सदिश ना हो, यानी दोनों अशून्य सदिश हों, तो 0 होने की 100% गारंटी हो जाएगी कि थीटा का मान क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अर्थात अगला स्टेप्स वही बन रहा है कि दोनों, यदि ए और बी दोनों अशून्य सदिश हैं, तो उनका अदिश गुणनफल शून्य कब होगा, जब दोनों 90 एक दूसरे को 90 डिग्री पर रहेंगे, यानी दोनों परस्पर लंबवत होती है। बहुत मेन प्रॉपर्टी है बच्चों। दो अशून्य सदिश परस्पर लंबवत है तो उसका अदिश गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं, यदि अदिश गुणनफल 0 है तो दोनों वेक्टर के बीच में 90 का कोण होगा। यदि 90 है तो अदिश गुणनफल 0 होगा। अब अगला है ए डॉट बी वेक्टर, अदिश गुणनफल दोनों की दिशा एक ही हो बच्चों, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, यानी उसके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण का मान यदि 0 है तो cos 0 1 होता है। उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर ही का मॉड, या फिर बोलो ए बी वेक्टर ही। अर्थात दोनों समदिश हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट दोनों के मापांक के गुणनफल के बराबर होगा। परंतु दोनों असमदिश हो, असमदिश का मतलब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और बी वेक्टर जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, यानी इन दोनों के बीच के कोण बन रहा है 180 डिग्री, यानी और cos 180 का मान ऋण 1 होता है। उस कंडीशन में ए डॉट बी वेक्टर दोनों का अदिश गुणनफल का मान हो जाएगा दोनों के मापांक का ऋण, या दोनों का ऋण ए बी, दोनों का अदिश, जब दोनों अदिश वेक्टर्स हों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। हमने सूत्र क्या लिखा है, ए डॉट बी बराबर ए बी, या इसको मापांक भी बोलते हैं, या फिर बिना अदिश फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हुई ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब ए फॉर्म को अलग कर लीजिए, बी फॉर्म को अलग कर लीजिए, ए वेक्टर अपॉन ए, बी वेक्टर अपॉन बी, कॉस इधर जाके कॉस इन्वर्स। और आप जानते हैं ए वेक्टर अपॉन ए को ए कैप कहा जाता है। मैंने नीचे सूत्र लिख कर दिखाया है, ये फॉर्मूला है। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि ए कैप मतलब आपका ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, इसकी वैल्यू 1 होती है, सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। बी कैप आ जाएगा बी वेक्टर अपॉन बी के वैल्यू। तो इस प्रकार हमारे पास थीटा का फॉर्मूला बन गया कॉस इन्वर्स ए कैप डॉट बी कैप। तो अब नेक्स्ट देख रहे हैं लास्ट वाले इसमें एच फॉर्म में, कि जब ए वेक्टर इस प्रकार हो कि आपका यहाँ पर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है
और बी वेक्टर 90 से ज़्यादा हो, अधिक कोण हो, उस स्थिति में यहाँ पे ये पूरा हम उसके ए के अपोजिट ले लेंगे, ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा बच्चों। तो इन दोनों के बीच का टोटल कोण हो गया 180, तो ये थीटा है, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, यानी ये डायरेक्शन का कोण हो गया 180 माइनस थीटा। तो हमको कोण को लेकर चलना है पाई माइनस थीटा। हमको थीटा, जब हमारा कोण अधिक कोण होगा उस स्थिति में हमारा कोण को थीटा लेने के बजाय पाई माइनस थीटा लेना होगा। अब हम देखेंगे कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उसको कैसे समझेंगे। देखिए ये स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट को समझिए, फिर उसके बाद उसको कैसे स्टेटमेंट को याद रखना आपको समझा दे रहेंगे। दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनमें से किसी एक के परिमाण और दूसरे के पहले की दिशा में अदिश घटक के गुणनफल के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये शब्द बहुत कठिन लग रहे होंगे आपको, तो बहुत ईजिएस्ट वे में समझा देती हूँ। हमारे पास ओ ए डायरेक्शन में ए वेक्टर है और ओ बी डायरेक्शन में हमारे पास बी वेक्टर है। अब हम क्या काम करेंगे कि ये परपेंडिकुलर में हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमारा एक त्रिभुज होना चाहिए जिसमें 90 डिग्री, तो हम यहाँ से यहाँ एक लंब डाल देते हैं ओ एल और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं ओ एम। तो हमने यहाँ से बी से परपेंडिकुलर डाला ओ एल और ए से परपेंडिकुलर डाला ओ एम। मैं इस त्रिभुज में लेकर कर रही हूँ बच्चों, आप ओ एम ए त्रिभुज में भी लेकर सेम काम कर सकते हैं। मैं एक फॉर्म में आपको समझा रही हूँ। मैंने लिया त्रिभुज ओ एल बी। इस ओ एल बी त्रिभुज में आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है इस त्रिभुज में, आधार है ओ एल लिख लिया, और कर्ण क्या है इसमें बी, मैंने लिख लिया बी। तो ओ एल की वैल्यू होगी बी कॉस थीटा। इस ओ एल को ही कहा जाता है, ये ओ एल क्या है, यहाँ से यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये ओ एल कहलाता है सदिश बी वेक्टर का। ये बी वेक्टर का इसमें शेड आ रहा है, तो सदिश बी वेक्टर का किसके ऊपर आ रहा है, ए वेक्टर के ऊपर, तो सदिश ए वेक्टर की दिशा में अदिश घटक, तो ये ओ एल कहलाएगा सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में अदिश घटक। तो देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा, ए को अलग किया, बी कॉस थीटा को अलग कर लिया। ए मतलब ए वेक्टर का मॉड कहलाएगा, अब बी कॉस थीटा, तो ए वेक्टर क्या कहलाएगा, सदिश ए वेक्टर का परिमाण को ही हम ए वेक्टर का मॉड बोलते हैं। और बी कॉस थीटा अभी क्या बताया, सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर की दिशा में अदिश घटक। तो इस प्रकार इसका ज्यामितीय अर्थ क्या हो रहा है कि हम यदि ए वेक्टर किसी एक का, यदि उस पहला वेक्टर को हम ए वेक्टर बोल दें तो उसका परिमाण और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में अदिश घटक का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उसका ज्यामितीय अर्थ कहलाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम, ये हमको क्वेश्चंस बनाते वक्त इस्तेमाल होगा। यदि हमको पूछता है सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर की दिशा में अदिश घटक या प्रक्षेप की बात करता है, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में बोलेगा, तो जिस वेक्टर की दिशा में रहेंगे उसको उस वेक्टर का मॉड नीचे रहेगा, तो ऊपर ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मॉड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब यदि ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में बोलेंगे अदिश घटक, तो बी वेक्टर जिसकी दिशा में बोलेंगे उस वेक्टर का मॉड नीचे आ जाएगा, ए डॉट बी ऊपर रहेगा, ये कहला रहा है अदिश घटक। सेम यदि आपको इसमें सदिश घटक पूछता है, यानी डायरेक्शन में आपको बताना है, उस स्थिति में बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में पूछ रहा है, तो ए वेक्टर की दिशा है तो ए वेक्टर का मॉड तो नीचे आएगा, और ए वेक्टर का कैप भी लिख लेंगे। कैप क्या बताएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है और ये हमेशा आपको डायरेक्शन बताता है। तो ए वेक्टर की दिशा में बोला तो नीचे ए वेक्टर का मॉड आ जाएगा, और यदि ए का बी वेक्टर की दिशा में पूछेगा तो नीचे ऊपर तो ए डॉट बी है और नीचे बी वेक्टर का मॉड आ जाएगा और साथ में बी कैप आ जाएगा। उसके बाद तो दो क्वेश्चन आते हैं, एक अदिश घटक पूछता है, एक सदिश घटक पूछता है। उसके बाद एक ये भी है कि सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप बट्टे सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप, यदि इसको डिवाइड करें हम तो ऊपर का वैल्यू मैंने लिखा, नीचे की वैल्यू लिखा, तो आप देख रहे हैं कि ए डॉट बी कैंसिल हो जाएगा, ये बी वेक्टर और ऊपर ए वेक्टर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू तो 1 है। तो ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप। बी वेक्टर का पूछा है तो बी वेक्टर ऊपर आ जाएगा, और सदिश ए वेक्टर का पूछा है तो सदिश ए वेक्टर नीचे आ जाएगा। यदि आपको उल्टा करने बोले ऊपर ए वेक्टर और नीचे बी वेक्टर रहे, तो यहाँ पर भी आंसर में ऊपर ए वेक्टर और नीचे बी वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हम जो डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं उस पर क्या क्या हम कंडीशंस रखेंगे तो क्या क्या आंसर आते हैं, इसको हमको ऐसे फॉर्मूले याद रखना है कि जब दो समान सदिश का अदिश गुणनफल लेना है, समान सदिश हम फॉर्मूले में ए और बी ले रहे थे, दो अलग अलग सदिश थे वो।
अभी हम दोनों को सेम कर दें, ए की जगह ए, बी की जगह बी, ए ही कर दें, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड और कॉस जब दोनों एक जैसे हैं यानी इन दोनों के बीच का कोण 0 होगा, उस कंडीशन में कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास ए वेक्टर का मॉड 2 बार हो गया, तो यहाँ पर ए वेक्टर का वर्ग बराबर ए वेक्टर के मापांक का वर्ग। तो जब दोनों सदिश समान हो उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला बन जाता है कि सदिश का वर्ग लेंगे और बराबर होता है सदिश के परिमाण का वर्ग, यानी कि मॉड उस स्थिति में कोई काम नहीं करता, यानी कि स्क्वायर होने से आप मॉड को लगा भी सकते हैं और मॉड को हटा भी सकते हैं। अब हम 6th रूल की तरफ पढ़ते हैं। 6 फार्मूला लिख रही हैं आपके लिए, दोनों के बीच में प्रगुण बता रही हूँ। सबसे पहले क्रम विनिमय नियम, क्रम का विनिमय कर दे, चेंज कर दे। ए डॉट बी का फॉर्मूला तुम्हारे पास ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। ए वेक्टर का मॉड है यानी कि उस कंडीशन में वो एक परिमाण है, जो परिमाण का कोई डायरेक्शन नहीं होते थे। ए बी कॉस थीटा यानी एक अदिश राशि बन गई। जैसे कोई नंबर 3 और 4 होते, 3 में 4 का गुणा करो या 4 में 3 का गुणा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, जब वो अदिश है। तो यहाँ पर भी ए बी की जगह मैंने बी ए कॉस थीटा लिख लिया, यानी कि ये हमारे पास ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर एक ही आता है, यानी कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि डॉट में आप आगे पीछे करके गुणा करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। दूसरा अब हम देखते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में आप जानते हैं कि 3 सदिश लेना पड़ेगा हमको, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को देखिए बच्चों, जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का पहले गुणा करते हैं तो हमको आंसर मालूम है कि अब तक उस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा एक अदिश राशि। ठीक, ये एक अदिश और एक ये सदिश। अदिश का सदिश गुणनफल में हम अदिशों को गुणनफल के नियम का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्थिति में दोनों को सदिश होना रहेगा। ये अदिश हो गया और ये सदिश, तो ये परिभाषित ही नहीं है। सेम इस प्रकार यदि बी डॉट सी को पहले हम ले लेते हैं तो इसका आंसर होगा अदिश, और ये एक सदिश वेक्टर है, तो अदिश और सदिश वेक्टर का कोई परिभाषित नहीं होता। उस स्थिति में ये सहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रगुण लिखा है हमने यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के ऊपर मैंने एक सदिश का निशान लगाया। देखिए एम और एन एक अचर नंबर है, अचर नंबर है, दो अदिश है, जैसे 3 4 कोई नंबर हो आपके पास, ए के साथ कोई नंबर का गुणा है, बी के साथ कोई नंबर का गुणा है, तो आप इसको कहीं पर भी अचर, ये अचर पद, इस अचर पद का वैसे ही पालन करेंगे जैसे हम छोटे क्लासेस से गुणा और को सीखते चले आए हैं। तो ये एम एन को आप डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, अचर पद को 3 और 4 जैसे हैं, और ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप साथ में कर दिए। आप चाहें तो ये जो एन का गुणा बी वेक्टर के साथ उसके को एन वेक्टर के साथ कर दीजिए, ए वेक्टर के साथ कर दीजिए, और जो एम अचर पद है ए के साथ है उसको बी के साथ कर दीजिए। यानी कि अचर पद को आप चाहें तो अलग से गुणा करके कॉमन निकाल के लिख लीजिए, या आपस में वेक्टर के साथ चेंज कर दीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब डी प्रगुण देखते हैं अपन बंटन नियम। बंटन नियम में यहाँ पर ए बी सी 3 सदिश को लेना है, परंतु याद रखिए कि तीनों में से बाहर वाले के साथ डॉट है, अंदर वाले के साथ में प्लस है। तो आपको जैसे सिंपल करते हैं, ए डॉट बी अलग हो जाएगा, प्लस लगा के ए डॉट सी, ये कहलाएगा आपका बंटन नियम, यानी कि ये जो अदिश गुणनफल है वो बंटन नियम का पालन करता है। तो अदिश गुणनफल का लास्ट प्रगुण का इस्तेमाल देख लीजिए। हमारे पास 3 वेक्टर है, ए बी सी वेक्टर। जब हमारे पास ए बी वेक्टर का जो आंसर आ रहा है और बराबर हो ए सी वेक्टर के, तो उस स्थिति में हमको 3 रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट कैसे आएगा, हम ए सी वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ए बी डॉट माइनस ए सी डॉट इक्वल टू 0 हो गया। ए वेक्टर को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बंटन नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि जब 2 का प्रोडक्ट 0 हो, तो पहले ही इस प्रगुण में हम लोग देख चुके हैं कि 2 वेक्टर का 0 हो, तो रूल से हमारे पास अदिश गुणनफल के रूप से पहला वाला 0 होना चाहिए, तो लिख लिया पहला रिजल्ट के ए वेक्टर 0 होगा। दूसरा वाला होगा या तो बी माइनस सी वेक्टर 0 होना चाहिए, उस स्थिति में बी वेक्टर और सी वेक्टर को बराबर होना होगा। और तीसरा हम जानते हैं कि 2 डॉट प्रोडक्ट यदि 0 है, दोनों का अदिश गुणनफल 0 है, तो उनके बीच वे आपस में लंबवत होते हैं, यानी कि ए वेक्टर लंबवत होगा बी माइनस सी वेक्टर पर। इस स्थिति में इस 3 रूल में से कोई एक रूल का फॉलो होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो बंटन नियम हमने पढ़ा उसका व्यापक रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे आप। हमारे पास 2 वेक्टर का सम है, इस तरफ भी 2 वेक्टर का सम है, उसका हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसे हम सिंपल अदिश में गुणा करते चले आ रहे हैं, वैसे आपको याद रखना है एल के साथ बी, एल डॉट बी प्लस एल डॉट सी प्लस एम डॉट बी प्लस एम डॉट सी, सेम प्रोडक्ट। इसी का हम इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए कि हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायरिंग हो, तो जो फॉर्मूला है उसी में बस वेक्टर लगेगा, बाकी आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर,
नेक्स्ट यूज़ होने वाला है जब दोनों में एक प्लस में हो ए प्लस बी वेक्टर और सेकंड हो ए माइनस बी वेक्टर, यदि दोनों के बीच में डॉट है तो बंटन नियम का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर आता है ए वेक्टर का स्क्वायरिंग माइनस बी वेक्टर का स्क्वायरिंग। ये फार्मूला तो हम छोटे क्लासेस में पढ़े, बस वेक्टर का इस्तेमाल करना है। इसमें थर्ड का इस्तेमाल होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बोलेगा तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायरिंग माइनस 2a.b वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायरिंग। तो ये हम सबको जब क्वेश्चंस बनाएंगे इसका इस्तेमाल करना होगा। अब हम 3 डायमेंशन में यदि देखेंगे एक्स अक्ष ओ ए, वाई अक्ष के लिए ओ बी, और आप जानते हैं कि हम कॉपी में इसको जो उसी बना हुआ है ऐसा करके बना हुआ है, एक्चुअल में वो खड़ी लाइन है इस प्रकार से जो हम लेटा के प्रदर्शित करते, कॉपी में खड़ी लाइन नहीं बना सकते, तो ये लेटा के हमने प्रदर्शित किया। तो ओ ए ओ बी ओ सी तीनों आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो हम यदि फॉर्मूला इस्तेमाल करें कि आई से आई, हम जब खुद का ये इस डायरेक्शन में हमारा मात्रक सदिश है आई कैप, इस डायरेक्शन में मात्रक सदिश है जे कैप, और इस डायरेक्शन में मात्रक सदिश है हमारा केप कैप। तो जब आई का आई से जब 2 बार आई आई लेंगे तो आई कैप दोनों का मॉड और दोनों के बीच का एंगल तो 0 होगा और कॉस 0 होता है 1। तो इस स्थिति में, और ये मापांक है तो कैप है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका आंसर टोटल 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास फार्मूला बनेगी कि आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1 या के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। परंतु आई और डॉट जे ले लें तो उस स्थिति में आई डॉट जे वेक्टर का मॉड आई वेक्टर का मॉड लिया, और आई और जे के बीच में हमारे पास कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है, तो 90 लिख लेंगे तो कॉस 90 का मान 0, इस प्रकार पूरा मान 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आई डॉट जे बोलें या जे डॉट आई बोलें, उस स्थिति में दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0 होगी। यानी कि आई जे के साथ जे के ले लें या के जे ले लें तो भी डॉट वैल्यू 0 आएगी, या आई के ले लें या के आई ले लें तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट 0, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट 0, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये आपको फॉर्मूले को याद करना है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए 3D में आप दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं, 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। तो ए वेक्टर की वैल्यू यदि a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, इस प्रकार b1 की बी वेक्टर की वैल्यू है b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। जब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम जैसे सिंपल गुणा करते हैं इसके साथ इसका गुणा करेंगे बच्चों, तो आई वेक्टर का स्क्वायरिंग हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास a1 b1 मिलेगा। जब आई के साथ जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई के साथ के करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए वो पद को लिखा नहीं है मैंने। अब जब हम दूसरे का तीनों के साथ गुणा करेंगे तो जे के साथ जब आई का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब जे का जे के साथ गुणा करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए आया है a2 b2, देखिए आंसर में आ गया। और जे के साथ जब के करेंगे तो वो भी आंसर 0 दे देगा। थर्ड स्टेप्स में हम जब इसका गुणा तीनों के साथ करेंगे तो यहाँ पर के का आई के साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा, के का जे के साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा, जब के का के साथ गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। उस स्थिति में a3 b3 आ जाएगा। तो जब दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई में याद रखना है कि आई के साथ आई वाले का गुणा प्रोडक्ट 1 दे रहा है, जे के साथ प्रोडक्ट 1 दे रहा है, के साथ के का प्रोडक्ट 1 दे रहा है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। दो सदिशों के बीच का कोण का फॉर्मूला हमने ये देख चुके थे पहले सदिश वाले चैप्टर में। कॉस थीटा बराबर होता है बी बी फॉर्मूले में होता है ए डॉट बी अपन ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। तो ए डॉट बी की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं ऊपर बच्चों, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, डायरेक्ट उसको रख लिया। और मापांक की वैल्यू आप जानते हैं कि तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। ए वेक्टर का मॉड निकालना है, मतलब ए का स्क्वायरिंग प्लस a2 का स्क्वायरिंग प्लस a3 का स्क्वायरिंग वो लिख लेंगे। और बी वेक्टर का मॉड का मतलब होता है b1 का स्क्वायरिंग प्लस b2 का स्क्वायरिंग प्लस b3 का स्क्वायरिंग का वर्गमूल। तो ये इस प्रकार ये हमारे पास दो सदिशों के कोण का फॉर्मूला आ गया है। तो अब हम कोण का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, जबकि कोण यहाँ पर 90 डिग्री हो और जब कोण यहाँ पर 0 हो, यानी जब 90 डिग्री हो दोनों के बीच का तो कॉस 90 का मान कितना हो जाता है 0। तो ये दोनों प्रोडक्ट भी उस तरफ जाके 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास दोनों के लंबवत होने का प्रतिबंध हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का बराबर 0। परंतु जब यही चीज़ दोनों सदिश आपस में जब समानांतर हो उस स्थिति में क्या करेंगे देख लीजिए। तो लंबवत होने का प्रतिबंध आपके पास हो गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर 0। और समांतर होने के लिए हम यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समानांतर है तो आप जानते हैं कि समानांतर का चिन्ह हटाते हैं तो आप वहाँ पर एक कांस्टेंट हम लैम्डा ले लिया हमने, कुछ भी ले सकते हैं। अब ए वेक्टर की वैल्यू है a1 कैप प्लस a2 जे प्लस a3 के कैप है, और यहाँ पर भी हमने बी वेक्टर की वैल्यू रख ली b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के आई के प्रोडक्ट का गुणांक का तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आई का प्रोडक्ट है a1 बराबर लैम्डा b1, यहाँ लिख लिया। जे का देखेंगे तो a2 बराबर लैम्डा b2, यहाँ पे लिख लिया। के कैप की तुलना करेंगे हम
तो A3 बराबर लैम्डा C3, तीनों को लिख लेंगे तो तीनों में लैम्डा का मान आएगा A1/B1 A2 बट्टे B2 और A3 बट्टे C3। तो ये C3 नहीं B3, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे समांतर होते का प्रतिबंध हो जाएगा A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर A3/B3। तो ये लंबवत होने का समांतर होने का प्रतिबंध याद रखना है और इसको आपको लंबवत होने का प्रतिबंध याद रखना है। अब इन सब जितने भी हमने तकरीबन मैंने आपको 12 फार्मूले लिख कर दिए। इस 12 फार्मूले को आपको अपने फार्मूला कॉपी में लिख लेना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। अब इसके बेस के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने नवबोध का प्रश्नावली 10B का एक फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लिया। पहले ही क्वेश्चन में इसमें बोला है कि दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, दो सदिश दिया हुआ, हमको सिद्ध करने की दोनों लंबवत है। दोनों वेक्टर का कोई भी नामकरण नहीं है तो इसको मैं A वेक्टर उसको B वेक्टर बोल देती है और उसके बाद हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए। यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों आपस में लंबवत हैं। तो पहले वेक्टर को मैंने A वेक्टर रिप्रेजेंट किया, दूसरे वेक्टर को B वेक्टर ले लिए, दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब डॉट प्रोडक्ट में आपने रूल देख लिए हैं कि I के साथ I का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6 हो गया है। J के साथ J का कर लीजिए -2 आएगा और K के साथ K का कर लीजिए -4 आएगा। बाकी जब I का J के साथ और I का K के साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, आपने फार्मूला देखा है। इसलिए बस डायरेक्ट I के साथ J का J के साथ K का K के साथ आप फार्मूला करिए, 0 आंसर आ रहा है तो ये सिद्ध कर देगा कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A वेक्टर और B वेक्टर की वैल्यू दी है, दोनों का सिर्फ अदिश गुणनफल याद करना है। तो अदिश गुणनफल आपने दोनों को डॉट लिख लिया, दोनों की वैल्यू को डॉट करके लिख ली। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, I के साथ I का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6, 2 3 6 होता है। यहाँ 1 गुणनखंड और यहाँ पर -2 गुणनखंड है तो 1 और -2 का गुणनखंड -2 हुआ। यहाँ पर K का गुणांक देखिए, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -1 है तो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 3 आया। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 7, तो दोनों का अदिश गुणनफल हो गया है 7। अब मैंने प्रश्नावली का थर्ड क्वेश्चन लिया है। हमको दिया हुआ है दो सदिशों A वेक्टर और B वेक्टर की वैल्यू दी हुई, दोनों के बीच की कोण की कोज्या मतलब कोसाइन और ज्या मतलब साइन का मान निकालना है। तो आपको फॉर्मूला तो याद है कि cos थीटा बराबर होता है A.B अपॉन A वेक्टर का मॉड B वेक्टर का मॉड। तो हम A.B और A वेक्टर का मॉड B वेक्टर का मॉड पहले निकाल ले रहे हैं। A.B की वैल्यू को मैंने लिख लिया, I के साथ I का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6, 1 के साथ ऋण 2 का मल्टीप्लाई किया, ऋण 2, 2 के साथ K के गुणांकों को देख लीजिए, K कैप का 2 और 4 का 8 हो गया, इसका आंसर आ गया 12। A वेक्टर का मॉड है, A वेक्टर की वैल्यू लिखी, इसका मॉड, और आप इसको निकालने का तरीका पिछली वीडियो में देख चुके हैं। वो ये होता है I के साथ जो भी गुणांक है उसका वर्ग, 3 का 9 हो गया। J के साथ 1 है तो उसका वर्ग 1 हो गया, इसका 2 का वर्ग कर दिया 4 हो गया। तो इस प्रकार आपको वर्गमूल 14 मिल जा रहा है। B वेक्टर का मापा भी सही तरीके से निकालेंगे, 2 का वर्ग 4, ऋण 2 का वर्ग 4, धन 4 का वर्ग 16, तो 24 हो गया, वर्गमूल 24। cos थीटा के फॉर्मूला लिखा हमने और इसमें वैल्यू रख दी। अब इसको तोड़ के छोटा बना लेते हैं, 14 को हम 7 दूनी 14 और इसको 2 गुणित 2 गुणित 3 करके तोड़ लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको तोड़ लिया है। इसमें से यहाँ पर इसका पेयर बन जा रहा है, ये बाहर आ गया, इसका पेयर बन जा रहा है, ये बाहर आ गया, 4 बाहर अंदर रह गया, 7 गुणित 3, तो 4 तिया 12 करके तोड़ लिया हमने। ऊपर के 3 को वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 लिख लिया, कैंसिल करके हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ रही है वर्गमूल के अंदर 3/7। हमको साइन थीटा ज्या भी निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, 1 - cos उसके थीटा का स्क्वायरिंग। तो इसको सॉल्व करें तो हमारी इसकी वैल्यू आ रही है 2/7। तो इस प्रकार हमारे पास cos थीटा और साइन थीटा दोनों ही प्राप्त हो गया। इसी में एक चीज़ याद रखिए, आपको कोज्या पूछता है तो आपको आंसर यहाँ पर 3/7 का वर्गमूल यहाँ तक आंसर हो जाएगा, परंतु आपको कोज्या ना पूछ के कोण पूछता है तो आप कॉस को उस तरफ ले जाइए, कॉस इनवर्स वर्गमूल के अंदर 3/7 लिखिएगा। ध्यान रखिएगा एक छोटा सा स्टेप से इसके मार्क्स काट देगा आपको। कोज्या पूछेगा तो cos थीटा का निकालना है आपको, और कोण पूछेगा तो आपको cos को उस तरफ लेके जाके cos इनवर्स बनाना होगा। तो मैंने प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का 6th लिया है। हमको दो सदिश दिया है, वो पहले से हमको दिया हुआ कि वो लंबवत है, तो हमको P का मान निकालना है। तो A वेक्टर में ये जो वैल्यू दी है, B वेक्टर में आपके एक जगह P दिया है, तो आपको A वेक्टर और B वेक्टर में कभी P, कभी A, K, कभी लैम्डा, कुछ भी अचर पद डाल देगा। आपको दिया हुआ है कि परस्पर लंबवत है, तो आप फॉर्मूला तो बिल्कुल याद कर चुके होंगे अभी तक कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो हमने क्या काम कर लिया, दोनों का A के वेक्टर की वैल्यू और B वेक्टर की वैल्यू लिख ली। अब डॉट प्रोडक्ट में तो आपको I के साथ I का मल्टीप्लाई करना है, 3 आया। इस J के साथ को J का करिए, ऋण 2 के साथ ऋण 3 करा तो धन 6 आया। और K के साथ K देखिए तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट अंश 5 और यहाँ पर कॉन्स्टेंट अंश 5P है, 5 और 5 25P आ गया। तो इसको सॉल्व करते तो P की वैल्यू आ गई -9/25।
तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 6। हर एक क्वेश्चन लेते चले जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है, बस नंबर बदल जा रहे हैं उसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप याद करिए। तो याद करिए, तो हमने फार्मूला लिखा था, फार्मूला कॉपी आपके सामने पुनः लेकर आ रही हूँ मैं। ये देखिए फार्मूला कॉपी। तो हमने लिखा था सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप बोलेगा। जब तक आपको सदिश प्रक्षेप करना न दिखे तो आप समझिएगा आपको अदिश घटक ही पूछ रहा है, अदिश प्रक्षेप पूछ रहा है। तो फार्मूला था ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड, जिसकी दिशा में पूछेगा उसका मॉड नीचे निकालना है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम। तो हमने फार्मूला लिख लिया, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप, बी वेक्टर का मॉड नीचे आएगा, ऊपर ए डॉट बी रहेगा। ए और बी की वैल्यू रख ली, नीचे बी की वैल्यू रख ली। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप तो देखने लगेंगे, 3 दूनी 6। जे का गुणांक को देखिए 4 और 1 4 आएगा। के का गुणांक देखिए 5 दूनी 10 आया। नीचे जब मापांक निकालते हैं तो आई के साथ जो गुणांक रहता है उसका वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग लिया। तो हमको सॉल्व कर रहे हैं तो प्रक्षेप का मान आया 20/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने 7वें का पहला। हमको पीटी का मतलब सिद्ध करना है कि ये सदिश, दूसरा सदिश और तीसरा सदिश एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो जब हमको सदिश दिए हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो याद रखिए कि हमको यहाँ पर भुजा का मान दिया है। जब तक वहाँ पर शीर्ष शब्द ना ले लें तो उस स्थिति में आपको हमको शीर्ष नहीं लिखेंगे, भुजा दी है एक्स। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कौन सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से प्रतिष्ठित करते हैं अपन। तो हम तीनों में से एक को ए वेक्टर, दूसरे को बी वेक्टर, तीसरे को सी वेक्टर ले लेते हैं। तो देखिए मैंने एक को ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ले लिया। अब हमको समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण तो बाद में प्रश्न उठता है, पहले तो ये तो देख लें हम कि त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है। तीनों भुजाएं क्या पता एक दूसरे के समानांतर हो तो त्रिभुज तो नहीं बनेगा। और उस स्थिति में प्रूफ करने का तरीका है बच्चों कि आपके पास 3 सदिश दिया है ए बी सी, किसी दो, हमारे पास 2 वेक्टर का जोड़ने से तीसरा वेक्टर आ जाए तो हमको ये सिद्ध हो जाता है कि वो एक समकोण, ये एक त्रिभुज बनाते, सिर्फ एक त्रिभुज बनाते हैं। तो मैंने चेक किया तो देखिए आप किसी 2 को भी ले सकते हैं। मैंने ये देखा कि 2 और 1 3 आई आता है। जे में ऋण 3 करें तो ऋण 2 जे आता है, और 4 5 के में ऋण के करें तो क्या आता है, यानी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ दूँ मैं, जो आंसर आ रहा है वो ए वेक्टर का आ रहा है। जरूरी नहीं कि आपके लास्ट के 2 को जोड़े, आप कभी भी क्वेश्चन में किसी भी 2 को, इन दोनों को जोड़ के ए बी वेक्टर को जोड़ के सी वेक्टर आ सकता है, या ए बी वेक्टर को जोड़ के सी वेक्टर आएगा, या सी और ए वेक्टर को जोड़ के बी वेक्टर भी आ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि तीनों में से किसी 2 वेक्टर को जोड़िए और तीसरा वेक्टर आ जाए तो समझ जाइए कि वो तीनों वेक्टर जो है एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हम ये सिद्ध कर चुके एक त्रिभुज बनता है। अब हमको सिद्ध करना रह गया कि एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो अब हमको क्या काम करना पड़ेगा कि 2 भुजाओं का लंबवत बताना पड़ेगा। हमको पता नहीं कौन सी 2 भुजा, तो मैंने ए डॉट बी की वैल्यू निकाली। ए डॉट बी की वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे थे, इसका आंसर 14 आ रहा, 0 नहीं आ रहा था। ये हमको पता चल गया कि ए और बी लंबवत नहीं है। हम ए बी के बाद बी सी या सी ए किसी कुछ भी निकालते हैं। मैंने ए और डॉट सी लिया, ए और सी की वैल्यू को रखी। जब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ तो आप देखे होंगे इसके आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर लंबवत है, यानी कि 3 भुजाओं में त्रिभुज बना रहे हैं। ये तो हमने पहले प्रूफ कर दिया। अब तीनों भुजाओं में ए और सी भुजा आपस में लंबवत है, तो हम जानते हैं कि 3 भुजाओं में 2 भुजाएं लंबवत होती है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार हम ये सिद्ध करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो जब भी आपको ये प्रश्न आए तो आपको पहले ये गौर करना है कि वो भुजाएं दी हैं कि शीर्ष दिया है। जब भुजाएं दी होंगी तो पहला पार्ट प्रूफ करना रहेगा कि वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो त्रिभुज बनाते हैं, फिर दूसरा पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा कि वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने 7th का सेकंड क्वेश्चन लिया जिसमें ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष, देखिए बच्चों यहाँ पर साफ साफ बोल दिया शीर्ष, शीर्षों की स्थिति सदिश 3 पॉइंट दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है कि समकोण के साथ साथ 2 समद्विबाहु त्रिभुज भी है। और इसमें अलग बात क्या है, ये शीर्ष है, यानी ए बिंदु त्रिभुज का, बी बिंदु और सी बिंदु। तो इसको ए का स्थिति सदिश, इसको बी का और इसको सी का स्थिति सदिश ले लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज लिखे है मैंने, देखिए ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु दे दिया है। तो ए का पोजीशन वेक्टर को पहले वाले को ओ ए बोल देते हैं, दूसरा वाले बिंदु को बी का स्थिति सदिश यानी ओ बी वेक्टर बोल देते हैं, जहाँ ओ हमारा मूल बिंदु से रिस्पेक्ट में हम उसको नाप रहे हैं, और सी हमारा सी का स्थिति सदिश तीसरा बिंदु ले लेते हैं। अब हमको क्या काम करना रहेगा, स्मॉल ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी का मान निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी का मान निकालेंगे, और बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी का मान निकालेंगे। तो ए वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि बी सी ये वाला, तो बी सी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले ये वाले यूनिट में देख चुके हैं सदिश वेक्टर, उसमें कि
पीछे वाले का पहले स्थिति सदिश लिखना पड़ता है। सी बिंदु पीछे है तो ओ सी माइनस ओ बी पहले आएगा। ओ सी और ओ बी की वैल्यू निकली तो हमारे पास ये वैल्यू आ जा रही है ए वेक्टर की। सेम इस प्रकार बी वेक्टर निकालें, यानी ए सी पीछे वाले को पहले लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी का वैल्यू रखी, ओ ए की वैल्यू रखी, उसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू ये आ रही है हमारे पास घटा के। उसके बाद सी वेक्टर निकालें, यानी ए बी वेक्टर, तो इसमें से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करा हमने, तो ओ बी वेक्टर की वैल्यू रखी, ओ ए वेक्टर की वैल्यू रखी, आंसर आ गया। तो अब हम इसको एक और पिछला मैंने जब क्वेश्चन बताया था इसी के जस्ट 7th का ए में, हमने वहाँ पर दो वेक्टर पहले ही बताया था कि दोनों मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं। फिर बताया था हमने कि दो भुजाएं लंबवत है। और यहाँ पर दूसरा करने का एक तरीका और है कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो वो भी एक तरीका है। आप चाहे पिछले मेथड से करिए या पाइथागोरस प्रमेय से करिए। तो इस क्वेश्चन को मैं पाइथागोरस प्रमेय से बता रही हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमको तीनों भुजाओं का मापांक निकालना होगा। तो ये जो ए वेक्टर की वैल्यू है, बी वेक्टर की वैल्यू, सी वेक्टर, तीनों की हम मापांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस से करने का एक कारण ये भी ले सकते हैं कि हमको यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बताना है, यानी दो भुजाएं बराबर बतानी है। और पहले इस स्थिति में जब हम करते हैं तो वहाँ हम भुजाओं का मान नहीं निकाल रहे थे, हम दोनों त्रिभुज को क्या बता रहे थे, दो भुजाएं लंबवत हैं। इसलिए मैंने यहाँ पाइथागोरस का इस्तेमाल किया है। मैं मॉड ए का निकाल रही हूँ। मॉड ए की वैल्यू है 3 वर्गमूल 2। मॉड बी की वैल्यू निकाल रही हूँ। मॉड की वैल्यू निकालने का मतलब साफ जानते हैं आप कि आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग निकालते हैं, इसकी वैल्यू है 3। मॉड सी की वैल्यू निकाल रहे हैं 3। तो देख रहे हैं कि मॉड बी और मॉड सी की वैल्यू की, यानी बी वेक्टर का मॉड और सी वेक्टर का मॉड बराबर है। बी वेक्टर यानी कि अर्थात ए सी वेक्टर अर्थात ए बी, यानी दो भुजाएं बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ूंगी तो ये आने वाला है, यानी कि बी का वर्ग और सी का वर्ग को जोड़ने से एक का वर्ग आएगा। तो मैंने वही काम किया है। यहाँ पे बी का वर्ग सी के वर्ग को जोड़ा तो 18 वर्गमूल 18 का वर्ग होगा, जो एक का वर्ग आ गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि वर्ग रहने से वेक्टर के साइन को हम हटा भी सकते हैं। तो उस स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल सही हो रहा है यहाँ पे। तो ये त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा कि एक समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दोनों ही सिद्ध हो गया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप बिल्कुल फार्मूला कॉपी बनाइए। फार्मूला कॉपी में एक अलग से सूत्र लिख लीजिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद बुक उठाइए और हर एक के क्वेश्चन बनाते चलिए, वो चाहे वो एग्जाम्पल चाहे वो एक्सरसाइज हो। एग्जाम्पल चुपके आपकी कॉपी में बुक में बने हुए रहते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊँ। तो यदि एग्जाम्पल में वही क्वेश्चन, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो आप एक ही को ट्राई करिए। आपका मेन मकसद होना चाहिए हर एक टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लें आप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करते हुए हम कुछ और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।